नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान खान की सदस्यता छीनने के बाद पाकिस्तान में भयंकर बवाल। इलेक्शन कमीशन के बाहर हुई फायरिंग और यहां पर इमरान खान को लगा बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ से चीन को दी चुनौती। सीमावर्ती क्षेत्र का हर गाँव भारत के लिए महत्वपूर्ण। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा पार आतंक के खिलाफ एकजुट हो इंटरपोल के सदस्य देश, गृहमंत्री ने दिया यह बयान। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन सीमा पर भारत की पैनी नजर, 1000 क्वाडकॉप्टर्स करेंगे निगरानी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन भारत युद्ध की 60वीं बरसी पर वाराणसी में चाइनीज सामानों का हुआ बहिष्कार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सदस्यता हो गई है रद्द, जिसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव। इलेक्शन कमीशन के बाहर चल रही है फायरिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है और यह फैसला आने के तुरंत बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किसी ने फायरिंग कर दी। ये नहीं पता चल सका कि फायरिंग किसने की है। फायरिंग से जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया गया है। इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के पास इकबाल टाउन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दोस्तों, दरअसल आयोग ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ से चीन को दी चुनौती। सीमावर्ती क्षेत्र का हर गांव भारत के लिए महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ में भारतीय सीमा के आखिरी गांव माड़ा से चीन को चुनौती दी है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए बद्रीनाथ धाम समेत 4 धाम की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। चीन की सीमा से लगे आखिरी गांव बद्रीनाथ के माड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी पर्यटकों से अपील करता हूं कि वो अपने यात्रा बजट का कम से कम 5% स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र का प्रत्येक गाँव भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने विभिन्न अवसरों पर भारतीयों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की थी। दोस्तों, क्या आप भी इस दिवाली चीन का करेंगे बहिष्कार? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर आतंक के खिलाफ एकजुट हो इंटरपोल और यहां पर गृह मंत्री ने दिया है ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए सीमा पार सहयोग बहुत जरूरी है और इसे इंटरपोल सबसे अच्छा इसके लिए मंच है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल के 90वीं महासभा के समापन सत्र को संबोधित किया और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर दुनिया भर से आए कानून प्रवर्तन अधिकारियों से गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से दूसरे देशों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने को केवल राजनीतिक समस्या नहीं माना जा सकता। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आतंकवादी के खिलाफ प्रभावी लड़ाई दीर्घकालिक, व्यापक और टिकाऊ हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी पाकिस्तान सीमा पर भारत की पैनी नजर, 1000 क्वाडकॉप्टर्स करेंगे निगरानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय सेना सीमा पर लगातार हो रहे ड्रोन्स की घुसपैठ के चलते बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है और सेना जल्द ही 1000 क्वाडकॉप्टर्स खरीदने जा रही है। इन्हें सीमा पर मुस्तैदी के लिए तैनात किया जाएगा। इन क्वाडकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। और बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा अधिकारियों से बात की थी। इस दौरान ड्रोन्स की घुसपैठ पर अहम चर्चा भी की गई थी। इस दौरान शाह ने सेना के अधिकारियों से पूछा था कि इसके लिए क्या अहम कदम उठाए जा सकते हैं। एक सेना के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में 1000 कॉप्टर्स के साथ एसेसरीज भी मांगी गई है और इनमें कैमरे, थर्मल सेंसर्स आदि शामिल हैं। इनकी तत्काल खरीदी की जानी है और इसकी तुरंत खरीद के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन भारत युद्ध की 60वीं बरसी पर वाराणसी में चाइनीज सामानों के बहिष्कार का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चीन भारत युद्ध की 60वीं बरसी के मौके पर वाराणसी में लोगों ने चीन का पुतला फूंका और इसके साथ ही चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इतना ही नहीं, भारत तिब्बत सहयोग मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने वोकल फॉर लोकल के लिए लोगों से अपील भी की है और वाराणसी के BHU गेट पर दर्जनों की संख्या में भारत तिब्बत सहयोग मंच के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने भारी विरोध के बीच चीन का सांकेतिक पुतला आग के हवाले कर दिया। बता दें कि 60 साल पहले इसी दिन चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। इसी की बरसी मनाते हुए प्रदर्शनकारियों ने चीनी उत्पादों
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की 60वीं बरसी पर चीन को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब भारत 60 साल पहले वाला भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन ने उस वक्त भारत पर आक्रमण करके जमीन हथियाने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों ने देश की जनता से अपील की है कि चाइनीज आइटम का विरोध करें और वोकल फॉर लोकल के तहत बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें और उन्हें प्रमोट करें। आपको बता दें कि 1962 के युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और अब ये प्रतिक्रिया 60 साल बाद लोग वाराणसी में दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में चुनावी सभा में भावुक हुए अनुराग ठाकुर, कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच बोले, सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में वो चुनावी सभा में मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने अपने पहले निर्वाचन क्षेत्र सुजानपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान कार्यकर्ता उनके पक्ष में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के उत्साह और प्यार को देखकर अनुराग ठाकुर के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कई बार अपने आंसू पोंछे और इतना ही नहीं, उनका गला भी भराया था। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने सुजानपुर की जनता से भाजपा प्रत्याशी रिटायर्ड कैप्टन रंजीत सिंह को विजयी बनाने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत और पिता प्रेम कुमार धूमल की हार का भी जिक्र किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बीजेपी को फिर से सत्ता दिलाएंगे सीआर पाटिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सत्तारूढ़ बीजेपी समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होने के कारण मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है और ऐसे में गुजरात बीजेपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के कंधे पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। 67 साल के नेता सीआर पाटिल को जुलाई 2020 में गुजरात बीजेपी इकाई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें पीएम मोदी का खास माना जाता है। गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेता सीआर पाटिल के नेतृत्व में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है। बता दें कि वर्ष 1985 में कांग्रेस को गुजरात में कुल 182 सीटों में से 149 पर जीत मिली थी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने अपनी तरफ से 182 सीटों का लक्ष्य रखा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेड़े में बढ़ेंगे सुखोई, घातक ब्रह्मोस मिसाइल पर पूरा भरोसा। चीन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ दोस्तों, भारत अपनी सैन्य क्षमताओं और देश में ही रक्षा सामग्री उत्पादन में लगातार वृद्धि कर रहा है। अब भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने की क्षमता रखने वाले सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। दोस्तों, भारत को इन विमानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका और चीन के मुकाबले जबरदस्त मजबूत हथियार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के अंतिम गांव में गूंजा मोदी मोदी का नारा। पीएम ने उत्तराखंड दौरे पर कहा, मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया है, जीवन धन्य हो गया है। पीएम मोदी बोले, देश की सीमा पर हर गांव देश का पहला गांव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे में चीनी सीमा से सटे माणा गांव और बद्रीनाथ में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इससे पहले उन्होंने बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं, पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले पर एक आह्वान किया और यह आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसे जकड़ा हुआ है कि प्रगति का कुछ कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। पीएम ने कहा कि विदेशों में वहाँ की संस्कृति से जुड़े संस्थाओं की ये लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को ये हे दृष्टि से देखा जाता है। आस्था के ये केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि हमारे लिए प्राणवायु की तरह है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तबाही मचा सकता है चक्रवाती सतरंग, सोमवार से इन राज्यों में होगी भारी बारिश। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा जारी एक अलर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर और दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसके 22 अक्टूबर के आसपास पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच सकता है और इस कम दबाव वाले क्षेत्र के धीरे धीरे एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की पूर्ण संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके बाद 25 अक्टूबर को इसके पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना है। राहत की बात यह है कि IMD ने अभी तक चक्रवात के कारण भारी बारिश और हवा की
की गति पर कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। इस चक्रवात का नाम शीतरंग दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने निभाई है अपनी दोस्ती, पीओके को माना है भारत का हिस्सा, नक्शा देख करके बौखला गए चीन और पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, रूस ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। रूसी सरकार द्वारा जारी किए गए एससीओ सदस्य देशों के नक्शे ने यह साबित कर दिया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक जारी किए गए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। पाकिस्तान और चीन के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद मॉस्को ने एक कदम उठा लिया है और इस मानचित्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एससीओ के भीतर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत पक्ष को मजबूत कर दिया है। और आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राजदूत ने पीओके की यात्रा की थी और उन्होंने इस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहा था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की मध्यस्थता से निकलेगा रूस और यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता, बाइडेन पुतिन की हो सकती है बातचीत। जी दोस्तों, 8 महीने से जारी रूस यूक्रेन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब 15-16 नवंबर को बाली में होने वाली G20 देशों की बैठक पर लगी है। संभावना है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हो सकती है और इससे संकट के समाधान का रास्ता खुल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन अटकलों की कोई पुष्टि नहीं हुई है और न ही इन्हें किसी देश ने खारिज किया है। आपको बता दें कि G20 देश दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी से जुड़े मुद्दे पर इनमें बात होती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान से युद्ध नहीं जीत सकता चीन, चेनमिंग ने कर दिया बड़ा दावा, जिससे चीन को लगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी चेनमिंग ने गुरुवार को कहा कि चीन ताइवान से युद्ध नहीं जीत पाएगा। अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला किया तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की 70 और कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि ताइवान मुद्दे को हल करना चीनी लोगों पर निर्भर है और चीन कभी भी बल प्रयोग के अधिकार को नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन और ताइवान के टक्कर में चीन को मुंह की खानी पड़ेगी? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एशिया कप विवाद पर अनुराग ठाकुर ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, साल 2023 में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आपत्ति जाहिर की गई है। अब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं करेगी, इस पर गृह मंत्रालय फैसला करेगा। अनुराग ठाकुर ने इस पूरे विषय पर कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीय टीम के एशिया कप में जाने के बारे में फैसला गृह मंत्रालय करेगा और हम आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलते आए हैं, लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को लेकर हमारा रुख जो पहले था वो अब भी है। आतंकवाद के साए में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस मैच को पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को हरा के आना चाहिए? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या 2022 में 2002 का रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी? गुजरात में जबरदस्त गणित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दे गए। गुजरात इकलौता राज्य है जहां लहर एक तरफा है। 27 साल से यहां सत्ता बदली नहीं और मोदी लहर बरकरार रही है। गुजरात में एक ही नेता है और 27 साल से एक ही पार्टी का राज है और इस बार भी यही होने की उम्मीद है। बीजेपी वॉर रूम से खबर आई है कि इस बार टारगेट बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने 2002 के चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इंटरनल रिपोर्ट्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा अपने लक्ष्य को पा भी लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या 2002 का रिकॉर्ड तोड़ देगी भाजपा? कमेंट में बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शुरू हुई भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती रैली। जी हां दोस्तों, लखनऊ मध्य कमान की ओर से सेना की अग्निवीर रैली की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। 13 जनपदों के लिए कानपुर में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन ही युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। लखनऊ मध्य कमान के प्रवक्ता शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि भर्ती रैली कानपुर के आरामराना स्टेडियम में शुरू हुई है और उन्होंने कहा कि 13 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए ये रैली 10 नवंबर तक जारी रहेगी। रैली के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा नागरिक प्रशासन और कानपुर स्थित आयुध
कारखानों के समन्वय में विस्तृत व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पहले दिन गोंडा जिले की तहसीलों के लिए पहले दिन लगभग 4500 उत्साही अभ्यर्थी पहुंचे। सेना के अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो सही दस्तावेजों के साथ तैयार होकर आएं और दलालों के बहकावे में न आएं। ऐसा न करने पर उन्हें रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई का समय, एलजी बोले कुछ लोगों की जागीर खतरे में पड़ी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद और इस प्रकार की गतिविधियों को जो कोई भी बढ़ावा देने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। दोस्तों, न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल 370 हटाने के बाद कुछ लोगों की जागीरें खतरे में पड़ गई हैं और इसीलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और इससे हवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, कि आप भी 370 हटाने के लिए मोदी सरकार के करते हैं धन्यवाद, तो कमेंट में थैंक यू मोदी जरूर लिखेगा और वीडियो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर चौंका सकता है कोरोना वायरस, खत्म नहीं हुई महामारी, WHO ने दी चेतावनी और दी 5 बड़ी सलाह। जी दोस्तों, कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, WHO ने भविष्य में हालात और बिगड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। खास बात यह है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में नए सब वेरिएंट चिंताएं बढ़ा रही हैं और साथ ही संगठन ने 5 इमरजेंसी के लिहाज से 5 बातों का ध्यान रखने की सलाह लोगों को दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस महामारी ने हमें पहले भी चौंकाया और दोबारा भी चौंका सकती है। WHO ने चेताया कि दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों को लगता है कि महामारी खत्म हो गई है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी घटना बनी हुई है जो दुनिया की आबादी के स्वास्थ्य पर विपरीत और काफी मजबूती से असर डाल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऊपर तो मोदी है, केजरीवाल सरकार पर बरसते हुए बोले MCD चुनाव का फूका बिगुल अमित शाह ने। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने का प्लांट का उद्घाटन किया। MCD चुनाव से पहले दिल्ली में तेज हुई सियासत के बीच गृह मंत्री ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमले किए। शाह ने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को विज्ञापन के जरिए भ्रमित करने का प्रयास किया है। वहीं तहखंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार MCD के साथ भेदभाव करती है और फंड नहीं देती। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भले ही आपकी सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी है, इसलिए दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में करीब 4 घंटे गुजारेंगे प्रधानमंत्री मोदी, SPG ने खींच दिया है सुरक्षा का खाका। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर रामनगरी में सुरक्षा प्रबंध कड़े किए जा रहे हैं और इसी क्रम में SPG भी अयोध्या पहुंच चुकी है। SPG की टीम ने गुरुवार को साकेत महाविद्यालय, रामकथा पार्क और राम की पैड़ी स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा तैयारियों को, वहीं ADG जोन ब्रजभूषण भी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर की शाम को अयोध्या आ रहे हैं और दीपोत्सव कार्यक्रम के वो साक्षी बनेंगे और उनके आने से पहले उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में डेरा डाल लिया है और इसी क्रम में SPG ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा की व्यू रचना तैयार की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली पर पीएम मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 10 लाख लोगों को रोजगार के लिए लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। जी दोस्तों, दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए एक अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे और समारोह के दौरान 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पीएम ने गुरुवार को कहा कि ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोदी की ओर से हाल ही में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृति पदों के खिलाफ मौजूदा रिक्तियों को मिशन मोड में भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर से चयनित नई भर्तियां सरकार के 38 मंत्रालयों और उनसे संबंधित विभागों में की जाएंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना ने 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए निकाला टेंडर, होगी इमरजेंसी फास्ट ट्रैक खरीद। जी दोस्तों, भारतीय सेना ने गुरुवार को रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के माध्यम से 1000 निगरानी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक निविदा जारी की है और इसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है। तानिया पटनायक ने कमेंट किया है कि युद्ध हो ना हो, देश की सेना मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस ने भारतीय सेना को कमजोर किया था, खासकर 2004 से 14 के दौर में। मोदी सरकार मजबूत कर रही है। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार देश की सेना को मजबूत कर रही है? और अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए समर्थन में और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पर दुस्साहस का करारा जवाब देंगे। चीन पाकिस्तान को गुजरात से
पीएम मोदी ने दिया मैसेज और कहा कि नौटंकी करे तो सीधा ठोको। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा और रक्षा में भारत के बढ़ते कदम को लेकर कई अहम बातें कही हैं। पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि सीमा पर दुश्मनों के दुस्साहस का करारा जवाब देंगे और इस डिफेंस एक्सपो की खास बात ये थी कि यहाँ रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वदेशी ताकत की झलक दिखाई दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में उग्रवाद नहीं आतंकवाद है, शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में अपने ही देश की खोल दी पोल। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान में इस समय खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन प्रदर्शन की आवाज संसद तक सुनाई दे रही है। पड़ोसी देश में आतंकवाद इस कदर फैल गया है कि खुद मौजूदा पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकवाद इस कदर फैल गया है कि खुद मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने भी मान लिया है कि उनके देश में आतंकवाद का खौफ बढ़ रहा है। शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में बुधवार को कबूला कि उनके देश में उग्रवाद नहीं बल्कि आतंकवाद फैला हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि इंटरपोल की मीटिंग से भी दाऊद के बारे में पूछे गए एक सवाल के बाद पाकिस्तान के अधिकारी भाग खड़े हुए थे। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में पिछले दिनों आतंकवादियों ने खूब उत्पात मचाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर की चीन को खड़ी खड़ी कहा, सीमा पर अमन शांति से ही सामान्य होंगे रिश्ते, बंद करो नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के एक हिस्से से सैनिकों की वापसी के बावजूद भारत और चीन के रिश्ते अभी सामान्य नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नए युग में चीन की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आयोजित सेमिनार में चीन की तरफ से द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश को सिरे से खारिज किया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि भारत ने पूर्व में जिस तरह से आत्मनियंत्रण की नीति अपना रखी थी वो पुरानी बात हो गई है। विदेश मंत्री ने बेहद अर्थपूर्ण शब्दों में कहा कि नया युग सिर्फ चीन का युग नहीं है और अब उसको नौटंकी बंद करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेमिनार का आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडीज की तरफ से किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची, सिराज से लड़ेंगे सीएम ठाकुर, देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए हैं और एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि 2 मंत्रियों के हल्के बदले गए हैं। भाजपा हाईकमान ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट काटकर उनके बेटे रजत ठाकुर को दिया है।